प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश भर के अलग अलग संस्थानों में नौकरी पाने वाले करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नौकरी की प्रक्रिया को व्यापक और पारदर्शी बनाया गया है। नौकरी पाने वाले ये युवा कौन हैं और नौकरी पाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल नियुक्ति पत्र लेने वालों में हरियाणा के बिंटू कुमार भी हैं। मजदूर माता पिता के बेटे बिंटू कुमार बीते 4 साल से नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अब उनका चयन रेलवे में गार्ड के तौर पर हुआ है। मम्मी पापा मजदूरी करते हैं जी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया। पापा बीमार भी रहते हैं जी, मम्मी ने साथ दिया पापा का और मजदूरी करके हम लोगों को पढ़ाया। 4 भाई बहन हैं और उससे 2019 में मैं ग्रुप डी में लगा जी, हरियाणा ग्रुप डी में। वहाँ से फिर मैंने साथ में तैयारी रखी और फिर ये हरियाणा इसमें रेलवे में हुआ जी, गुड्स गार्ड की पोस्ट पर। बहुत खुशी की बात है जी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जी। सरकार का धन्यवाद करते हैं जी। गुरुवार को दिल्ली आने वाले करीब 200 चयनित युवाओं में से ज्यादातर का ताल्लुक निम्न मध्यम परिवारों से है। इन्हीं में से एक महेंद्रगढ़ की किरोस्ता हैं। 12वीं में एक हाथ कट गया। एक समय सभी उम्मीदें टूट गई थीं, लेकिन फिर 2018 से तैयारी शुरू की। अब कॉमर्शियल क्लर्क के पद पर चयनित हुई हैं। मुझे रेलवे विभाग में सीनियर कमर्शियल टिकट क्लर्क की नौकरी मिली है और मैंने लगभग 6-7 साल से संघर्ष किया और जाके फिर मुझे अभी यहाँ पे नौकरी। 6-7 साल तक संघर्ष किया आपने। चलिए आज चेहरे पर आपके मुस्कान है। 10 लाख नौकरी देने की कड़ी में ये तीसरा रोजगार मेला है। प्रधानमंत्री मोदी ने चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार देना और रोजगार सृजन दोनों प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। कल ही मध्य प्रदेश में 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती दुनिया भर की धीमी हो रही अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने की है। दिल्ली से अशोक माहले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं बाबा साहेब को। साथ ही राष्ट्रपति ने भी श्रद्धांजलि दी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। आज देश भर से इसी तरह की तस्वीरें सामने आने वाली हैं। तमाम नेता पहुंच रहे हैं जहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं जहां पर उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं और इनकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में तमाम नेता पहुंच रहे हैं और यहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजुअल्स आपने देखे, इनके साथ नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी, और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया है। आज कई राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत महात्मा भी नजर आ रहे हैं। कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाबा साहेब को याद किया है। उपराष्ट्रपति यहाँ पर नजर आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी नजर आई। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो परिकल्पना की थी, बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समानता की बात की थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस असमानता को खत्म करने की बात की थी, हम उस पर बहुत आगे बढ़े हैं। देश उनके विचारों पर बहुत आगे बढ़ा है, देश उनके बताए रास्तों पर बहुत आगे बढ़ा है। और जो तस्वीरें हैं संसद भवन प्रांगण में जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था आज ही के दिन 1891 में
मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और उसके बाद से जो भी उन्होंने काम किए इस देश के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, उसके बाद उन्हें याद किया जाता है। आपको बता दें कि आज उनकी जयंती के मौके पर देश भर में इसी तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज दिल्ली में भी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा, उपराष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, कई नेता आज इसी तरह से अलग अलग कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और वहां भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। समझते थे कि किस तरह से अभाव को खत्म करना है, समानता लानी है और इसी का हमने एक मूल प्रतिबिंब देखा है कि जिस तरह से उस हाशिए पर पड़े इंसान को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सरकार लगातार काम करती है। आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम से प्रस्थान करते हुए और उपराष्ट्रपति साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही मौजूद हैं। लोकसभा संविधान का निर्माता माना जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को और इन्हें दलितों का मसीहा भी कहा जाता है। मानवाधिकार आंदोलन के विद्वता हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और इनका ये जन्म दिवस बेहद खास है। आज उनकी जयंती है, हर साल 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाती है और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उनके जन कल्याण के लिए जो भी उन्होंने कार्य किए हैं उन्हें याद किया जाता है। बाबा साहेब निचले तबके से ताल्लुक रखते थे, जो भी उन्होंने अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस को लेकर दलितों के लिए जो काम किया उसको याद किया जाता है। सामाजिक भेदभाव का वो शिकार हुए थे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। संविधान का निर्माता उन्हें कहा जाता है और आज उन्हें श्रद्धा सुमन देश भर में अर्पित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, निचले तबके के लिए काम किया, बल्कि महिलाओं को भी सशक्त बनाया। इस साल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और बाबा साहेब को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 14 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर अब देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल उन्हें याद किया जाता है, उनके कार्यों को याद किया जाता है। आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न सिर्फ कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग को समान अधिकार दिलाए, बल्कि जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया है उन्होंने और समाज में सुधार लाने के लिए अपना पूरा जीवन बाबा साहेब ने समर्पित किया है। इसलिए उनके कार्यों को उनको याद किया जाता है। यही वजह है कि बाबा साहेब की जयंती को भारत में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और समानता दिवस, ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब पंजाब पुलिस को जानकारी मिली है कि वो राजस्थान में हो सकता है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से मदद भी मांगी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ और दूसरे इलाकों में तलाशी भी ली जा रही है। तलाशी में राजस्थान पुलिस की टीम भी जुटी हुई है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश दे रहे हैं। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल के बारे में पंजाब पुलिस को एक नया इनपुट मिला है, जिसके तहत ये पता चला है कि अमृतपाल अब राजस्थान में है। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को ये जानकारी दी है। उसके बाद राजस्थान पुलिस पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये जानकारी मिली है कि अमृतपाल हनुमानगढ़ में छुपा हो सकता है। उसके बाद राजस्थान पुलिस की टीमें हनुमानगढ़ में दबिश दे रही हैं। हालांकि वो अब तक राजस्थान पुलिस को मिला नहीं है, लेकिन इनपुट के बेसिस पर राजस्थान पुलिस उसकी तलाश कर रही है और कई जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। अमृतपाल 18 मार्च से फरार है। पहले वो पटियाला गया, पटियाला से कुरुक्षेत्र गया, फिर दिल्ली आया, फिर लखीमपुर खीरी गया और उसके बाद वापस पंजाब गया। वो होशियारपुर में आखिरी बार दिखा गया था, लेकिन उसके बाद से उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि इस बीच उसका जो साथी है पप्पलप्रीत, वो पकड़ा गया है और उसको असम भेज दिया गया है, लेकिन अमृतपाल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। अमृतपाल जो है वो लगातार अपना हुलिया बदल रहा है, अपनी वेशभूषा बदल रहा है और पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। तो उसके बारे में अब ताजा इनपुट ये मिला है कि वो राजस्थान में हो सकता है।
इसके बाद पंजाब पुलिस की टीमें भी राजस्थान जा रही हैं और पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया है, जिससे उसकी वहां पर तलाश की जा रही है। उसके साथी लगातार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अमृतपाल पंजाब पुलिस को अब तक नहीं मिल सका है। ये भी जानकारी मिली है कि 14 अप्रैल बैसाखी का दिन है और वो पंजाब में किसी भी गुरुद्वारे में सरेंडर कर सकता है, लेकिन अब चूंकि नया इनपुट आ गया है जिसके बेसिस पर यह जानकारी मिली है कि वो राजस्थान में है, तो अब उसकी तलाश राजस्थान में की जा रही है। हालांकि पंजाब पुलिस और जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो पहले से अलर्ट हैं, क्योंकि 14 अप्रैल का ये इनपुट था कि 14 अप्रैल को वो पंजाब में सरेंडर कर सकता है और जो अकाल तख्त है उसने भी कहा है कि उसको अकाल तख्त में सरेंडर नहीं करने देंगे और वो और कहीं जाकर सरेंडर करे, चाहे वो कोर्ट में करे या पुलिस में करे। तो पंजाब पुलिस पहले से अलर्ट है और अब अमृतपाल की तलाश राजस्थान में की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से फोन पर बातचीत की और इस दौरान कई अहम मुद्दों को उन्होंने उठाया। पीएम मोदी ने भारतीय दूतावास की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि भारतीय हाई कमीशन पर हमला बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने भारतीय हाई कमीशन और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में शरण लेने वाले आर्थिक अपराधियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इन भगोड़ों को जल्द भारत प्रत्यर्पित करने के लिए कहा ताकि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने पेश किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी है। युगांडा में उन्होंने कहा कि दशकों से भारत के खिलाफ सीमापार से आतंकवाद को अंजाम दे रही ताकतें अब जान गई हैं कि ये एक नया भारत है जो उन्हें जवाब देगा। एस जयशंकर ने कहा कि लोग आज नया भारत देख रहे हैं जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटेगा, चाहे वो उरी हो या बालाकोट। साथ ही उन्होंने कहा कि दशकों से भारत के खिलाफ जो ताकतें सीमा पार आतंकवाद में शामिल हैं और जिन्हें भारत बर्दाश्त करते आया है, वो अब जानती हैं कि ये एक अलग भारत है जो करारा जवाब देगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बात होनी चाहिए, जैसे ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। हमें उनके पास जाकर बात करनी चाहिए। हम विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। शरद पवार से मुलाकात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज शरद पवार ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक होकर लड़ना होगा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हम सब एक साथ हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये शुरुआत है, इसके बाद बाकी जो इम्पोर्टेंट अपोजिशन पार्टीज है, चाहे ममता जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे अन्य पार्टी हो, जिनके साथ अभी तक बात हुई नहीं, मगर उनके यहाँ जाकर उनके साथ बातचीत करके उनको इस प्रोसेस में आ सकते हैं तो लाने के लिए कोशिश करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमने से कुछ लोगों को जागरूक करके ये काम आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमको सभी खुशी है कि शरद पवार साहब डायरेक्टली बॉम्बे से यहाँ पर अपने यहाँ पर आकर हमको मार्गदर्शन किए हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। जो ऑटोनोमस बॉडी का भी जो मिसयूज हो रहा है, ये सभी चीजों को लेकर हम एक होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। खड़गे जी ने और पवार जी ने कहा है कि एक प्रोसेस चालू हुई है
ऑपोजिशन को एक करने की शुरुआत है। हम सब पार्टियां इस प्रोसेस के लिए कमिटेड हैं। दिल्ली में 2 दिन गुजारने के बाद नीतीश कुमार पटना लौट गए, लेकिन इस बीच कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं से मुलाकात करते रहे। कोशिश यह है कि सारे विपक्षी दल एक छत के नीचे आ पाएं। तब भी अलग अलग राज्यों में एक रणनीति के तहत चुनाव लड़ें, बीजेपी के खिलाफ बस एक ही उम्मीदवार हो। इन लक्ष्यों के साथ विपक्षी एकता की कोशिशें जो है वो यहां पर की जा रही हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलने के बाद गुरुवार को नीतीश से मिलने सीपीआई के डी राजा पहुंचे। कहा कि देश में सेकुलर दलों को लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है। आने वाले 2024 के चुनावों में सभी विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए, साथ में रहकर लड़ना चाहिए ताकि बीजेपी को हराया जा सके, जिससे देश और लोकतंत्र को बचाया जा सके। मस्ट कम टुगेदर। सीपीआई के बाद सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने नीतीश से मुलाकात की। इन दलों ने साफ किया कि हर राज्य में एक ही फार्मूले पर गठबंधन नहीं होगा। कोशिश है एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार बीजेपी के खिलाफ हो। हर स्टेट में अपने अपने अलग परिस्थितियां हैं। केरल में कांग्रेस और हमारे बीच में टकराव है जी, सीधा सीधा। वहां पे बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं जीत सकता। वहां की जो टैक्टिक्स होगी वो नेचुरली बाकी जगहों पर वही टैक्टिक्स नहीं होगी। तो इसलिए समझिए स्टेट स्पेसिफिक होगा, लेकिन सवाल ये है कि सब ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक पार्टियां सब की उद्देश्य स्पष्ट है कि हम लोग मैक्सिमाइज करें पूलिंग ऑफ एंटी बीजेपी वोट। जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिस पर आप सवाल उठाते हो, ममता जी का क्या होगा, केजरीवाल जी का क्या होगा, केसीआर जी का क्या होगा, नीतीश फॉर्मूला ऑफ 2024 अपोजिशन यूनिटी का मतलब है 1 अगेंस्ट 1, और इस फॉर्मूले पे हम बहुत जल्दी मोहर लगाने वाले हैं। उधर बिहार में महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, फिर बाद में नीतीश कुमार से मिले। स्पष्ट किया कि वह एनडीए में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश को लग रहा है सब अंत में सही होगा। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। हमारी जो इच्छा है उसके हिसाब से उसमें लगे हैं। बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद अब नीतीश उन दलों के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं जिनसे कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। उधर कांग्रेस भी अपने पुराने सहयोगियों को अपने पाले में मजबूती से लाने में जुटी है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत में विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें और भी बातें साफ होगी। बीजेपी के खिलाफ साझा लड़ाई में जितनी अड़चने हैं उतनी कोशिशें भी। बंगाल से लेकर तेलंगाना तक इस कोशिश के कई रंग दिख रहे हैं। आम बात यह है कि कांग्रेस को साथ रखते हुए सबको जोड़ो रखने की रणनीति पर कैसे अमल हो। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी लड़ाई में अब कांग्रेस नेता कमलनाथ की एंट्री हो गई है। वो दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ ने कल दिल्ली में सचिन पायलट और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात भी की और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष तक अपनी बात भी पहुंचा दी है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई है कि राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से कांग्रेस आलाकमान नाराज है। उन्होंने ही पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी बताया था। सूत्रों के मुताबिक पायलट के खिलाफ कार्रवाई का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। पार्टी बीच बचाव को प्राथमिकता यहां पर देगी। पायलट का मुद्दा अभी इसलिए भी टाल दिया गया क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष को गांधी परिवार से पूछना होगा
कि पायलट से क्या वादा किया गया था। उसके बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला ले पाएंगे। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वें जयंती पर आज संसद भवन में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर संसद भवन पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी भीमराव अंबेडकर को नमन किया और श्रद्धा के फूल चढ़ाए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद भवन में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी संसद में भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा के फूल चढ़ाए, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर लखनऊ में श्रद्धांजलि दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। आज से असम को 14,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वो दे रहे हैं। इनमें से कई परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है तो कई की आधारशिला रखी जा रही है। आज प्रधानमंत्री गुवाहाटी एम्स समेत 3 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही वो आपके द्वार आयुष्मान अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट पलाशबाड़ी और इसके अलावा सुआलकुची को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल और शिव सागर के रंग घर के सौंदर्यकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद आज शाम 4 बजे करीब पीएम मोदी एक रोड शो करेंगे और करीब 5 बजे बिहू कलाकारों का नृत्य देखेंगे। असम में रोंगाली बिहू के साथ शुरू हो जाता है नया साल और इस नए साल का रोंगाली बिहू उत्सव अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इस बार गुवाहाटी में 11,000 लोक कलाकारों ने बिहू उत्सव में हिस्सा लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र इन लोक कलाकारों को सौंपा जाएगा। कल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी बिहू उत्सव में जमकर थिरकते नजर आए। कोरोना को लेकर अब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस आए हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हुई है और अब एक्टिव केस आप देखें तो 44,998 हैं। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर 4.42% जो है वो हो गई है। महाराष्ट्र में देखिए तो 24 घंटे में 1,086 नए केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत यहां पर हुई है। वहीं 24 घंटे में 806 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मुंबई में बीते 24 घंटे में 274 नए मामले आए हैं और एक्टिव केस यहां पर 1,635 हो गए हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 1,527 नए मामले आए हैं और एक मरीज की मौत यहां पर हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता वाली बात यही है कि संक्रमण दर जो है वो अब भी करीब 28% दिल्ली में है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना के मामले 3,962 हो गए हैं और यहां पर अभी 223 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो किस तरह से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ रही है वो आप इन आंकड़ों को देखकर समझिए। पिछले 10 दिन के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहां पर आप समझ पाएंगे किस तरह से रफ्तार जो है वो दिन प्रतिदिन कोरोना की बढ़ती चली गई है। 4 अप्रैल को जहां 3,000 के करीब मामले जो है वो आ रहे थे, वहीं 13 अप्रैल आते आते ये रोज के मामले 10,000 के करीब पहुंच गए। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सार्वजनिक की है। हालांकि 2 व्हीलर्स गाड़ियों की बिक्री 2018-19 के रिकॉर्ड स्तर के मुकाबले 2022-23 में करीब 25% घट गई। ऑटो इंडस्ट्री को सीएनजी की कीमत सस्ती होने के बाद सीएनजी गाड़ियों में सुधार की उम्मीद है। देश में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम ने गाड़ियों की बिक्री पर अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 के दौरान
पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 2018-2019 के पिछले रिकॉर्ड स्तर को भी पार कर गई। सीएम के मुताबिक 2021-22 के दौरान कुल 30,69,523 पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री दर्ज हुई थी, जो 2022-23 में बढ़कर 38,90,114 पहुंच गई, यानी एक साल में 26.73% की बढ़ोतरी। पैसेंजर व्हीकल्स जैसे आपने नंबर्स देखे हैं अभी तो 4.5 मिलियन सेल हुई है पिछले साल में, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स, और पिछला जो पीक था उसके ऊपर है वो, तो जो अच्छी बात है। और आपको लगता है नेचुरल गैस की जो नई प्राइसिंग पॉलिसी है, सीएनजी सस्ती हुई है, इसका असर सीएनजी गाड़ियों की बिक्री पर पड़ेगा आने वाले? बिल्कुल, इट विल बी ए बूस्ट। हालांकि दोपहिया गाड़ियों की बिक्री को लेकर चिंता है। टू व्हीलर की बिक्री 2018-2019 में 2.12 करोड़ थी, जो 2022-23 में घटकर 1.58 करोड़ रह गई, यानी 25% के करीब गिरावट आई है। 15.8 मिलियन का आपने किया है और 21 मिलियन आपका पीक था, तो जो टू व्हीलर सेगमेंट में गिरावट जो है वो करीब 25% है। अगर आप प्रीवियस पीक के मुकाबले देखेंगे तो यह काफ़ी गिरावट है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये लार्जली गिरावट एंट्री लेवल व्हीकल्स में है, तो ये कंसर्न रहेगा, और ये हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करते रहेंगे, पर ये कंसर्न रहेगा। कोई आकलन है क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई है? नहीं, लार्जली कॉस्ट इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ सालों में। कॉस्ट इंक्रीज जो व्हीकल्स में हुआ है तो काफ़ी एंट्री लेवल में उसका काफ़ी फर्क पड़ता है, व्हीकल इंक्रीज जो पड़ता है, और इंश्योरेंस भी आपको 5 साल का इंश्योरेंस अपफ्रंट लेना पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा सा चैलेंज रहा है एंट्री लेवल व्हीकल्स में। हालांकि सीएम के मुताबिक राहत की बात है कि 2021-22 के मुकाबले 2022-23 के दौरान सभी तरह की दोपहिया गाड़ियों की बिक्री 16.8% बढ़ गई। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।